रिया के दादाजी की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन मिलने के बाद सिद्धार्थ माथुर विला के लिए फौरन रवाना हो गया था। लेकिन उसे रास्ते में सिंडिकेट नाम के गैंग के मेंबर्स कुछ लड़कियों को किडनैप करके ले जाते हुए दिखे। मुठभेड़ में सिद्धार्थ को गोली लग गई, लेकिन उसके टैक्सी ड्राइवर ने सिंडिकेट के गुंडों को गोली मार के मार गिराया और सिद्धार्थ को वहां से लेकर निकल गया। सिंडिकेट के आदमियों ने उस जगह के आसपास सिद्धार्थ को तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें दूर दूर तक सिद्धार्थ नजर नहीं आ रहा था। तभी उनकी नजर रास्ते में पड़े खून पर गई, जो कि सिद्धार्थ का था। वो लोग खून के निशान का पीछा करते हुए सड़क पर आ गए, लेकिन तब तक टैक्सी वाला सिद्धार्थ को लेकर निकल चुका था। पूरा माथुर विला दुल्हन की तरह सजाया गया था। वहां की चमक दमक को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये एक छोटी सी पार्टी ना होकर कोई विशाल उत्सव हो। वहां हर आने जाने वाले को रिया अभिवादन के साथ अंदर भेज रही थी और वो बार बार रास्ते को ऐसे निहार रही थी जैसे किसी खास आदमी का उसे इंतजार हो। रिया को ऐसे रास्ता निहारता देख अमन को शंका हुई और वो रिया के पास आकर बोला, क्या हुआ मैम, आप इतनी परेशान क्यों हो? उसके पूछने पर बिना उसकी ओर देखे रिया ने रास्ता निहारते हुए कहा, सिद्धार्थ घर से तो निकला था, लेकिन अभी पार्टी में नहीं आया। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंसा हो। मैं फोन करता हूं, आप अंदर जाइए। दादाजी आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी आ जाएंगे सिद्धार्थ जी, आप परेशान ना होइए। अमन ने रिया को समझाते हुए बोला, जो सिद्धार्थ के बारे में सोच सोचकर परेशान हुई जा रही थी। ठीक है, और जैसे ही बात हो मुझसे बात करवाना, मैं खुद भी ट्राई करती रहूंगी, कहकर रिया अंदर चली गई। अमन ने अपना फोन निकालकर सिद्धार्थ को फोन करना शुरू किया, लेकिन उसका फोन बार बार नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा था। इधर अमन सिद्धार्थ को फोन किए जा रहा था, उधर टैक्सी में पड़े सिद्धार्थ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी सांसों की डोर अब टूटेगी कि तब टूटेगी। टैक्सी वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो टैक्सी को बेतहाशा भगाया जा रहा था। इसी बीच सिद्धार्थ की जेब में पड़ा फोन बजा। उसने गाड़ी को तुरंत किनारे रोका और सिद्धार्थ की जेब से फोन निकालकर बिना स्क्रीन देखे उठा लिया। फोन के उस पार से रिया की आवाज आई, हेलो सिद्धार्थ जी, आप कहाँ हैं? लड़की की आवाज सुनकर उसने स्क्रीन देखी तो वहां पर रिया माथुर लिखा हुआ था। वो घबरा गया और अपने आप से बोला, ये आदमी शायद बहुत पहुंच वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले में मैं फंस जाऊं। जब फोन उठने के बाद रिया को सिद्धार्थ की आवाज नहीं सुनाई पड़ी तो उसने दोबारा कहा, सिद्धार्थ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब रिया ने दोबारा अपना सवाल दोहराया तो वो समझ गया कि उसके चुप रहने से उसका पीछा छूटने वाला नहीं है, इसलिए वो रिया को जवाब देते हुए बोला, हेलो मैडम, मैं सिद्धार्थ जी का टैक्सी ड्राइवर बोल रहा हूँ। सिद्धार्थ के फोन पर किसी अजनबी की आवाज आती सुन रिया किसी अनहोनी की आशंका में चौंक गई थी। सिद्धार्थ जी कहाँ हैं? उसने उधर से सवाल पूछते हुए कहा। टैक्सी वाले ने उससे सिद्धार्थ को टैक्सी में बिठाने से लेकर यहाँ आने तक का सारा हाल कह सुनाया। और जब रिया को पता चला कि सिद्धार्थ के चक्कर में सिंडिकेट के 2 मेंबर मारे गए हैं तो वो डर गई। शहर का चाहे बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी, हर कोई सिंडिकेट के नाम से डरता था और रिया भी उसमें से एक थी। उसने टैक्सी वाले से उसकी गाड़ी का नंबर पूछा और तुरंत होटल मिडनाइट पहुंचने को कहा। वो गेट पर खड़े अमन के पास पहुंची और धीरे से उसे एक तरफ आने का इशारा किया। अमन जब उसके पास पहुंचा तो सिद्धार्थ को गोली लगने की बात सुनकर वो भी घबरा गया और रिया से बोला, अब क्या करना है मैम? मैंने उन्हें होटल भेज दिया है। चूंकि इसमें सिंडिकेट इन्वॉल्व है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम अपने लेवल पर कोई डॉक्टर अरेंज करो और उसे होटल में आने को बोलो। अमन, ये सिद्धार्थ की लाइफ का सवाल है। हम दोनों के अलावा और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। कहते हुए रिया एकदम से घबराए जा रही थी। उसने फोन निकाला और फिर होटल की सिक्योरिटी हेड को फोन मिलाकर सिद्धार्थ की टैक्सी का नंबर नोट करा दिया। उधर रिया की बात सुनने के बाद अमन ने हामी में सिर हिलाया और फिर अपने किसी परिचित डॉक्टर को फोन मिलाकर होटल मिडनाइट पहुंचने को कहा। जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ सिद्धार्थ टैक्सी की पिछली सीट पर बेहोश पड़ा था। चूंकि रिया उसकी गाड़ी का नंबर सिक्योरिटी को पहले ही बता चुकी थी, इसलिए टैक्सी जब होटल मिडनाइट के गेट पर पहुंची तो गेटकीपर ने बिना तलाशी लेते हुए उसे अंदर जाने दिया। गाड़ी अंदर जाकर होटल की विशाल भूमिगत पार्किंग में जाकर रुकी और टैक्सी वाले ने सिद्धार्थ के फोन से कॉल करने के लिए जब उसका फोन निकाला
और बिना देरी किए हुए सिद्धार्थ की उंगली फोन के फिंगरप्रिंट लॉक पर रख के फोन अनलॉक कर रिया को कॉल किया। मैडम, मैं पहुंच चुका हूं होटल। मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ, उस पर फोन करके बात कर लो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। कहते हुए रिया ने टैक्सी वाले को अमन का नंबर नोट कराया और फिर टैक्सी वाले ने सिद्धार्थ के नंबर से ही अमन को फोन करने लगा। इधर होटल की तरफ आ रहे अमन के फोन की घंटी बजी और उसने फोन उठाया तो टैक्सी वाले ने कहा, सर, मैं सिद्धार्थ जी का टैक्सी वाला बोल रहा हूँ। इनकी हालत बहुत खराब है, करीब 30 मिनट से ये बेहोश हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप जल्दी आइए। कहते हुए उसकी आवाज में डर और घबराहट का मिश्रण सुनाई पड़ रहा था। कुछ नहीं होगा उसे, आप बेफिक्र रहो, बस आप ये ध्यान रखना कि आपको कोई वहां देखे ना। डॉक्टर और मैं बस 2 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं। अमन उसे दिलासा देते हुए बोला। टैक्सी वाले ने फोन काट दिया और वहीं चुपचाप बैठकर अमन का इंतजार करने लगा। जब टैक्सी वाला अमन का इंतजार कर रहा था, तभी उसी वक्त वहां से गुजरते हुए एक गार्ड की नजर उस टैक्सी पर पड़ी। चूंकि बाहर की कोई भी टैक्सी की होटल पार्किंग में आने से मनाही थी, तो वहां बेतरतीब खड़ी टैक्सी देखकर गार्ड को कुछ आशंका हुई और उसने वहीं से आवाज दी, कौन है वहां? बाहर की टैक्सी यहां आने की मनाही है। टैक्सी वाले को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, तो उसने खामोश रहना बेहतर समझा। जब उस गार्ड को वहां से कोई जवाब नहीं मिला, तो वो धीरे धीरे टैक्सी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो टैक्सी के पास जा रहा था, वैसे वैसे उस टैक्सी वाले के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। जब वो एकदम टैक्सी के पास पहुंचने वाला था, तभी उसे पीछे से आती हुई आवाज सुनाई दी, मैंने बुलाया है। गार्ड ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आवाज अमन की थी। अमन डॉक्टर के साथ आ चुका था। मैंने बुलाया है, तुम बाहर जाओ और ध्यान रखना कि अंदर कोई ना आने पाए, अमन ने उसे निर्देश देते हुए कहा। अमन का निर्देश पाकर वो गार्ड बाहर चला गया। डॉक्टर टैक्सी में लेटे हुए सिद्धार्थ की नब्ज देखने लगा। उसने सिद्धार्थ का घाव देखा, जो बहुत गहरा तो नहीं था, लेकिन उसमें कुछ छर्रे फंसे हुए थे। उसने उसे वहीं सीट पर लिटाकर ही फर्स्ट एड देनी शुरू कर दी। घाव साफ करके उसने उस पर पट्टी बांध दी और फिर इंजेक्शन वगैरह देने के बाद सिद्धार्थ को होश में लाने की कोशिश करने लगा। सिद्धार्थ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वो सिद्धार्थ को होश में लाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम जा रही थी। इसी बीच अमन के फोन पर रिया का कॉल आ गया और अमन के फोन उठाते ही उसने पूछा, सिद्धार्थ कैसा है अमन? कहते हुए रिया घबराई जा रही थी। डॉक्टर को लेकर आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अमन ने जवाब दिया। ठीक है, तुम ध्यान रखो उसका, मैं आ रही हूँ, कहकर रिया ने फोन काट दिया। फोन कटने के बाद अमन ने डॉक्टर से पूछा, क्या किया जाए डॉक्टर साहब? इसे किसी आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, इसकी हालत हर सेकंड में गंभीर होती जा रही है, डॉक्टर उसे जवाब देते हुए बोला। उसकी बातों में परेशानी की साफ झलक थी। आप तो जानते ही हैं कि ये मामला हम बाहर नहीं ले जा सकते, वरना बहुत पचड़ा हो जाएगा। कहते हुए अमन ने डॉक्टर से सिंडिकेट के बारे में हल्का सा इशारा कर दिया था। इसकी जान बचाने के लिए इसका आईसीयू में ले जाना बहुत जरूरी है। इसके ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन इत्यादि का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। अगर हमने बहुत देर किया तो इसकी जान भी जा सकती है। कहते हुए डॉक्टर चुप हो गया, लेकिन फिर कुछ देर बाद बोला, एक काम हो सकता है। उसने अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ एक निजी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती था। उधर पार्टी में रिया का बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। वो अपने दादा जगत प्रसाद माथुर के पास गई और बोली, दादाजी, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। आज मेरी बाहर से आने वाले एक पार्टी के साथ मीटिंग फिक्स हो गई थी और अमन उसे कैंसिल करना भूल गया था। वो लोग आ गए हैं। लेकिन बेटा, मेहमान और पार्टी? रिया के बाहर जाने की बात सुनकर उसके दादाजी परेशान होते हुए बोले, आप लोग मैनेज करो, मैं सब खत्म करके बस 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगी। अमन ने सब सेट कर दिया है, मुझे बस केवल आना जाना है। कहते हुए रिया वहां से निकलकर गाड़ी में बैठ गई और फिर अमन को फोन करते हुए बोली, कहाँ आना है? रिया के पूछने के बाद अमन ने उसे वहां का एड्रेस नोट करा दिया था, जहां पर उसने सिद्धार्थ को एडमिट किया हुआ था। थोड़ी ही देर में रिया की गाड़ी उस हॉस्पिटल के सामने पहुंच गई थी, जिसका एड्रेस अमन ने फोन पर दिया था। वो तुरंत गाड़ी से उतरी और रिसेप्शन पर सिद्धार्थ के रूम के बारे में पूछा, लेकिन वहां सिद्धार्थ नाम का कोई आदमी नहीं था। उसने फिर से अमन को फोन लगाया। अमन,
यहाँ तो कह रहे हैं कि सिद्धार्थ यहाँ नहीं है। कहती हुई रिया की आवाज में घबराहट और जल्दबाजी दिखाई पड़ रही थी। वो मैम, मैंने इसे मेरे नाम से भर्ती किया है, आप मेरा नाम पूछ कर आइए। अमन ने रिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा और फिर रिया रिसेप्शन पर उसका नाम पूछकर अंदर चली गई। ज्यादा पैसों के लालच में हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने बिना पुलिस को सूचना दिए सिद्धार्थ को भर्ती कर लिया था, लेकिन आगे भी कोई दिक्कत ना हो इसके लिए अमन ने सिद्धार्थ के बजाय वहां अपना नाम लिखवा दिया था। हॉस्पिटल के आईसीयू के पूरे कमरे में एक अजीब तरह का सन्नाटा फैला हुआ था। पूरे कमरे में सिर्फ मशीन की बीप और किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। मशीन की बीप लगातार जारी थी। सिद्धार्थ की हालत एकदम से बिगड़ती जा रही थी। रिया भी तब तक उसी आईसीयू रूम में आ चुकी थी। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। और थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा घटित हुआ कि वहां खड़े सभी लोगों के हाथ पैर फूल गए। सबके चेहरे पर एक सवाल तैर रहा था कि अब क्या होगा। मॉनिटर पर अब तक टेढ़ी मेढ़ी चल रही रेखा अब सीधी हो चुकी थी। रिया की सिसकियां अब दहाड़ में तब्दील हो गई थी। पूरे कमरे में एक बार के उसके रोने की चीख गूंज गई और उसने रोते हुए डॉक्टर से कहा, ये कैसे हो गया डॉक्टर साहब, इसको बचाओ वरना बहुत जिंदगियां खराब हो जाएंगी। डॉक्टर ने बिना कुछ बोले सिर नीचे कर लिया। उनकी खामोशी बता रही थी कि अब कुछ नहीं हो सकता था। सिद्धार्थ के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब क्या होगा आगे? क्या जवाब देगी रिया महेश और निर्मला को? और क्या होगा उसके होटल मिडनाइट का भविष्य जो सिद्धार्थ के दम पर फल फूल चुका था? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।